So, hello everyone. I would like to introduce you to our future Dr. Shubhan, who has secured an AIR 1 in NEET 2024. I would like to say it again. I introduce to you Shubhan Sen Gupta, who has secured an All India rank of 1 within 23 lakh candidates, scoring a perfect 720 out of 720 in an exam with negative marking. So Shubhan, has the feeling sunk in yet? कैसा लग रहा है आपको? हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आई फील 2 साल की हार्ड वर्क अब फाइनली पे ऑफ हो गई है और हाँ, सबको तो सारे टीचर्स how को has याद the करते last हुए। 2-3 days been for you? Oh, very 2-3 days have been very hectic. मतलब a lot of people have called, so yeah, busy हाँ, with thank yous and all. ओके. एंड आपके पेरेंट्स अभी इंडिया में है ना? आप अभी हाँ, यूएस में हैं, वेकेशन के लिए गए. हाँ, तो पेरेंट्स का क्या बोलना है? पेरेंट्स तो बहुत मतलब वेट कर रहे होंगे कि आप कब आए हाँ, और कब सेलिब्रेट करें. हाँ, हाँ, मतलब उनको भी बहुत तो एक्साइटमेंट हो रही है। हाँ. And is your sibling with you there, or are you in, or is he in Nagpur only? वो ही इज इन नागपुर। Okay. So, as much as they are waiting for you to celebrate, there is one more person with me who is waiting to celebrate like anything for your result. Your biology faculty, Dr. Sarita Kothari from BioExcel. So, I would like her to take over for a few minutes. Shubhan, a big congratulations and you made us proud. मेरे पास शब्द नहीं है. मुझे अभी भी वो बात याद आती है कि शुभान फोन करके बोलता था, मैडम एक डाउट है, पूछूं क्या? तो यू आर सो हम्बल. मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर को देख रही हूँ. थैंक यू मुझे मैम। पता है शुभान इंडिया में, वर्ल्ड में ऐसा नाम करेगा कि किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए डॉक्टर शुभान गुप्ता का नाम आएगा. थैंक यू मैम, आपकी ब्लेसिंग्स थी साल भर, मतलब बहुत हेल्प हुआ। जी. और मैं ये पूछना चाहती हूँ तुमको कि बायो एक्सेल के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? बायो एक्सेल के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो वो मेरी शायद गलती थी। पर जब जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद से थ्रू आउट मैडम ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। इवन छोटे छोटे डाउट्स, कोई भी टॉपिक वापस एक्सप्लेन करना, थ्रू बार बार रिविजन्स या बार बार टेस्ट उस टॉपिक के, या और लास्ट में तो इतने सारे डीपीपीज और टेस्ट किए कि हर एक टॉपिक का हर एक पॉइंट क्लियर हो गया। तो फिर बायो में उसी से मेरा परफेक्ट स्कोर आया है। तो तुमको क्या लगता है डीपीपीज और जो टेस्ट थे उसमें तुमने लास्ट उसका क्या फायदा लिया? ऐसे तो हम चैप्टर के साथ करते रहते हैं डीपीपी चैप्टर टेस्ट, हाँ, लेकिन लास्ट में उसका तुमको क्या बेनिफिट मिला? लास्ट में जैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ? हाँ, लास्ट में डेफिनेटली एक आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर चाहिए कि मतलब आपका क्या-क्या प्रिपरेशन हो गया है, वो आपको पता रहना चाहिए। तो उस जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे लास्ट-लास्ट में, उसी से वो क्लियर होते जाएगा कि हाँ, ये टॉपिक हो गया पढ़ के, अब इसको वापस नहीं पढ़ना है या किस पे ध्यान देना ज़रूरी है अभी। तो उससे वो सॉर्ट आउट करना ईज़ियर हो जाता है। अच्छा, मुझे ये पूछना था, ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि बायोलॉजी तो रट्टा सब्जेक्ट है, हम रट लेंगे और नीट क्लियर कर लेंगे. इस बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? बायोलॉजी को सिर्फ एक रट्टा सब्जेक्ट बोलना गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स, आई थिंक मेजॉरिटी चैप्टर्स में कंसेप्ट्स भी है बहुत सारे, जो समझना बहुत ज़रूरी है। उसी से आपको वो रटने में ईज़ियर होगा। मतलब रटना तो है बायोलॉजी में, बट अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगी, तो फिर वो रटना मुश्किल है। मतलब समझ के याद तो करना है। तो इस बारे में तुमको बायो एक्सेल ने क्या हेल्प किया? बायो एक्सेल में मैडम के आपके कंसेप्ट्स तो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहते थे, उससे हमको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थ्रू आउट। मतलब कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत नहीं हुई है मुझे, तो उससे फिर वो याद करने में ईजी हो गया। अभी डॉक्टर अपूर्वा कुठारी आपसे कुछ बात करेंगे, ताकि जो फ्यूचर में जो डॉक्टर बनने वाले हैं उनको कुछ तुम्हारे जो भी तुमने कैसा प्रिपरेशन किया उससे उनको हेल्प मिलेगी. तो अभी हमने बायो रिलेटेड बात किया. आई वांट टू डाइव डीपर इनटू योर ओवरऑल प्रिपरेशन एंड माइंडसेट कैसा था. एंड वी वांट टू नो कि हम अभी 3-4 दिन से बस आप सोच रहे होंगे सब मुझे नीट के बारे में पूछ रहे, बट वी ऑल्सो वांट टू नो हाउ इज शुभान द AIR1 एज अ पर्सन, एंड उसके क्या इंटरेस्ट है, उसको क्या अच्छा लगता है. सो फर्स्ट आई टॉक अ बिट अबाउट नीट, तो क्योंकि सबको वो जानना भी है ऑफकोर्स. तो वन थिंग आई हैव नोटिस्ड इज द डिफरेंस जब हम प्रिपेयर कर रहे थे एंड आप अभी कर रहे हैं, कि देर आर अ प्लेथोरा ऑफ रिसोर्सेज.
मतलब आप अगर देख रहे हैं, आप एक भी सब्जेक्ट भी देखते हैं या एक चैप्टर भी देखते हैं, तो देर आर ऑनलाइन वीडियोज, देर इज दिस क्वेश्चन बैंक, देर इज दिस टेस्ट सीरीज. तो what is your opinion about it? And secondly, what did you do and what did you think to prevent yourself from falling into the FOMO, that is the fear of missing out? So yes, रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा है, मतलब कोई कमी नहीं है रिसोर्सेज की. एंड इट इज नॉट कि बहुत आपको बाय करना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल फ्रीली ऑन यूट्यूब. पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इन द एंड कि नीट का पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से आने वाला है. तो आप कितना भी कहीं भी आप हाथ मारो, बेसिकली इट वोंट बी टू बेनिफिशियल. मतलब बाहर का थोड़ा बहुत पढ़ना इट्स ओके, बट इट्स नॉट कि इफ यू आर मिसिंग आउट, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बाहर के छोड़ दिए तो जितना हमको टीचर्स साल भर कराते गए, जितना बायो में कोठारी मैम ने एंड मेरे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स टीचर ने पढ़ाया, मैं उस पर ही फोकस करते गया, बिकॉज दे नो बेटर देन मी कि क्या एग्जाम में आ सकता है. तो मैंने उस पर ही फोकस किया. एंड देन जो बाकी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका मैंने ज्यादा कंसिडर नहीं किया. That is great. क्योंकि even when I used to talk to mom, जब आपके टेस्ट सीरीज चल रहे थे तो हमारे घर पे भी टेस्ट सीरीज शुरू था. तो तब भी वही बात होती थी कि इतने सारे बच्चे हैं एंड आउट ऑफ देम ऑलवेज शुभान ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड टू बी द फर्स्ट. तो हमेशा वही था कि मम्मी भी मेंशन करते थे कि द गाय इज सो हम्बल, कि उसको ऐसा नहीं है कि मुझे अगर 700 मार्क्स आ रहे हैं, मुझे अगर 720 मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब आता है. If he has a doubt, he'll ask very politely about it. So that is something very worth appreciating, and I think that's what makes a student a topper, in my opinion. So my next question is कि ऐसा होता है ना, last 3 days या one week before the exam, it is not possible कि आप तीनों subjects पूरे revise कर सको. So what was your secret weapon, or what was your छोटा पैकेट बड़ा धमाका in that 1 week before the exam जो आपने यूज किया to revise? So हाँ, डेफिनेटली 1 वीक में पूरा 80 चैप्टर्स जितने भी है वो पूरा रिवाइज करना पॉसिबल ही नहीं है. तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 month बिफोर द एग्जाम मैंने प्लान करना शुरू किया कि मुझे लास्ट 7 days में क्या क्या पढ़ना रहेगा. तो आई वुड जस्ट राइट डाउन कुछ सम चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल रटने वाले कुछ चैप्टर्स थे बायोलॉजी के, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहता था एक, तो वो चैप्टर्स मैंने लिख के रखे कि ये मैं लास्ट 7 days पे इन पे फोकस करूंगा. एंड द अदर चैप्टर्स आई ट्राइड टू फिनिश बिफोर 15 days. तो मतलब आई काइंड ऑफ शॉर्टलिस्टेड माय सिलेबस, एंड फॉर ईच सब्जेक्ट मैंने राइट डाउन कर दिया कि हाँ ये टॉपिक पढ़ना रहेगा, ये टॉपिक पढ़ना रहेगा. एंड देन लास्ट में मैंने वही टॉपिक्स कंप्लीट किए, और फिर वो कंप्लीट होने के बाद थोड़ा और टाइम बच गया तो मैंने सिर्फ टेस्ट पेपर्स रिवाइज किए. सो यस, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर योर वीक एरियाज एंड आपको उन्हीं पे फोकस करना है. राइट. सो देयर इज, मतलब ऐसा है ना कि 3 सब्जेक्ट्स है एंड आप तीनों में एक ही अप्रोच के साथ चल नहीं सकते. यू हैव टू हैव अ डिफरेंट अप्रोच. तो सब्जेक्ट वाइज व्हाट वाज योर अप्रोच, व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, एंड थ्रू आउट द 2 years आपके प्रायोरिटी आपने कैसे चेंज किए वो सब्जेक्ट्स के लिए? So I will start with physics because most people को physics tough जाती है NEET में. Correct. Yes. So मैंने भी अपने सीनियर्स से सुना था before I started my journey कि physics बहुत difficult होगी तो उस पर ज्यादा टाइम देना पड़ेगा. So that kind of made a mindset in my brain कि स्टार्टिंग से ही फिजिक्स को बहुत फोकस करना है. तो 11th में मैंने प्रायोरिटी फिजिक्स को दी थी, एंड थ्रू आउट मैंने फिजिक्स अपनी काफी स्ट्रॉन्ग की. सो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आई, बट दैट काइंड ऑफ काउंटर प्रोडक्टिव हो गया क्योंकि उससे मेरी बायो थोड़ी वीक रही 11th में. पर हाँ, टॉकिंग अबाउट फिजिक्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज प्राइमरी. मतलब अगर आपको हर चैप्टर का हर कंसेप्ट नहीं आता तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ परफेक्ट. अगर इवन आपको अच्छा स्कोर लाना है तो आपको बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए और बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. मतलब मैंने अराउंड 30-40 हज़ार क्वेश्चन किए होंगे प्रैक्टिस के लिए. अमेजिंग. या एंड ऑल्सो जो टेस्ट पेपर्स रहते हैं उनको स्किप नहीं करना चाहिए फिजिक्स में, क्योंकि हर टेस्ट में आई रियलाइज कि कुछ ना कुछ गलतियां आप करोगे, उससे आपको हर बार एक कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो उससे सारे टॉपिक्स कवर अप होते गए. सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी मेनली फॉर फिजिक्स. एंड यस, रोज का रोज फिजिक्स में थोड़े क्वेश्चंस रोज करने चाहिए, टेस्ट मिस नहीं करना चाहिए, और टीचर्स क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए बिकॉज दैट इज वेरी बेनिफिशियल और वो याद रह जाता है. राइट. या दैट वाज माय स्ट्रेटजी फॉर फिजिक्स. Okay.
एंड केमिस्ट्री एंड बायो आपने थ्रू आउट मतलब कंटिन्यूअस रखा उसको? केमिस्ट्री तो आई वाज केमिस्ट्री आई वाज लकी टू हैव प्रधान मैम, मतलब मैडम ने थ्रू आउट मेरा बहुत बहुत सपोर्ट किया है कि मतलब कोई भी टाइम पे अगर मैं उन्हें डाउट्स पूछूं तो शी वुड नॉट हेजिटेट। एंड सो या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों में आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं जिस पॉइंट पे, उसे आप क्लियर करते चलो, मतलब वो एड अप नहीं होने चाहिए। एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे ही स्टिक करना है क्योंकि अगेन पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन सिमिलर एज फिजिक्स, बहुत सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट वाज माय मेन थिंग फॉर केमिस्ट्री आल्सो। एंड टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी तो 11th में एज आई सेड थोड़ी सी वीक थी मेरी। फिर मैंने जब उसके बाद जब बायो एक्सेल ज्वाइन किया तब मैडम का वे मुझे बहुत सूट हुआ कि मतलब 1-on-1 अटेंशन मैडम देते थे। एंड देन हर चैप्टर वाइज टेस्ट, उसके डीपीपी, उसके रिवीजन टेस्ट एंड एवरीथिंग लाइक दैट, सो दैट हेल्प्ड मी वर्क ऑन माय बायो। राइट, सो द समरी इज कि आपका स्ट्रैटेजी या प्रायोरिटी कुछ भी हो, लेकिन आप जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको आपकी गलतियां पकड़ में आएगी एंड उतना आप उस पे अगली बार वो गलती नहीं करेंगे। यस, एंड आल्सो आई वुड लाइक टू से कि तीनों सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा आपको प्रायोरिटाइज, ऑफ कोर्स आपका जो ज्यादा वीक है उसको आप टाइम दीजिए, बट उस चक्कर में कोई दूसरा सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स की इक्वल मार्क्स हैं। इनफैक्ट बायोलॉजी को ज्यादा है तो इट शुड नॉट, द फोकस शुड नॉट शिफ्ट। Right. So another thing that I have seen many students struggle with is कि जब आपका कोर्स चल रहा है तो आपका चैप्टर टेस्ट है, बच्चे उसके लिए सपोज आप कि नेक्स्ट 15 डेज के अंदर मेरा ये चैप्टर का टेस्ट है, सपोज बायो में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, तो उतना वो लोग पढ़ लेते हैं, दे स्कोर वेरी गुड इन चैप्टर टेस्ट, और सपोज 3-4 चैप्टर का टेस्ट हो रहा है, लेकिन एज सून एज द फुल सिलेबस स्टार्ट्स वो नीचे हो जाते हैं क्योंकि नाउ दे गेट ओवरवेल्म्ड कि हम इतना सारा एक साथ कैसे पढ़े। तो हाउ डिड यू स्टडी कि अगर ठीक है चैप्टर टेस्ट है उसके लिए तो आप पढ़ेंगे, लेकिन जो आपने पहले पढ़ लिया है उसको आपने कैसे मतलब साथ में चलाते हुए आपने पढ़ाई की? तो हाँ, जब फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं तो शुरुआत में तो दिक्कत मुझे भी आई थी क्योंकि इतने सारा सिलेबस साथ में पढ़ने की आदत नहीं थी। बट देन व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि करंट टॉपिक पे फोकस देने के अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पीछे का कोई ना कोई एक टॉपिक साथ में रिवाइज करते जाना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज वो मेमोरी से लॉस होना चालू हो जाता है। सो व्हाट आई डिड वाज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 दिन में टेस्ट है, फुल टेस्ट है अगर 10 दिन में, तो मैंने सब राइट डाउन कर लेता था कि क्या क्या चैप्टर्स है उस टेस्ट में और मैं उनको डिवाइड कर लेता था। सो अपार्ट फ्रॉम मेरा करंट जो टॉपिक चल रहा है वो तो पढ़ना ही है, ऑब्वियसली उसके भी टेस्ट रहेंगे, पर मैं थोड़ा सा टाइम उन चैप्टर्स को देता था जो मैंने बहुत पहले पढ़े हैं पर मेरे को रिवाइज करने की जरूरत है क्योंकि एक पॉइंट के बाद उसको रिफ्रेश करना जरूरी है, अदरवाइज वो रिवाइज कर पूरा। तो या अपार्ट, और वो बार बार मल्टीपल रिविजन्स अगर करते रहोगे तो देन वो याद रहता है। बराबर है। सो सम स्टूडेंट्स माइट इवन वांट टू आस्क कि आपने एनसीईआरटी कितने बार पढ़ ली थी तीनों सब्जेक्ट्स की? अरे हाँ, फिजिक्स की मैंने 2-3 बार ही पढ़ी है, ज्यादा नहीं। बायोलॉजी की तो मतलब 20-25 बार पढ़ ली होगी। तो आपके बुक का बाइंडिंग अभी बचा है या पेजेस अलग हो चुके हैं उसके? हालत उतनी अच्छी नहीं है अभी। हाँ। So Shubhan, you scored 97.8% in your CBSE boards. Yes. And NEET और CBSE boards में बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं होता है। So when you were focusing on your CBSE boards, तब आपने NEET को कैसे how did you keep it in your scheme of things कि वो उससे एकदम डिटैच नहीं हो जाए? क्योंकि बोर्ड्स का टाइम एक इम्पोर्टेंट टाइम है और काफी लॉन्ग टाइम भी है, तो वी टेंड टू स्किप आउट ऑन नीट स्टडीज। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या थी कि बोर्ड का सिलेबस इज 12th का सिलेबस, तो एट दैट टाइम मैंने नीट का भी 12th का ही सिलेबस रिवाइज किया। तो सपोज फॉर एग्जांपल बोर्ड के लिए एक चैप्टर पढ़ा तो उसका मैं थियरी बेस्ड पढ़ता था एंड देन आई वुड आल्सो प्रैक्टिस एमसीक्यूज, सो दैट वे आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस का क्वेश्चन फ्लो नहीं बिगड़ता एंड यू आर इन टच विद नीट आल्सो, और बोर्ड का भी प्रिपरेशन साथ में चलता रहता है क्योंकि बोर्ड का प्रिपरेशन मतलब इट इज मोर इजियर एंड आल्सो इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर आपका वो पास तो करना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नीट का आपका टच नहीं छूटना चाहिए। सो उसके लिए मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहता था साथ में, और कभी कभी एक आध बार बीच में टाइम मिला तो 11th के भी टॉपिक्स रिवाइज कर लेता था। ओके, सो मतलब कंटिन्यू शुरू था ऐसा, देयर वाज नो पॉइंट वहां पे कि मतलब छूट गया नीट का या नीट में से आपका फोकस थोड़ा हट गया। सो
एक और चीज होता है कि जब काफी इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है, जैसे आपके क्लासेस हो गए, आपका कोर्स खत्म हो गया, तो बच्चे आर फ्री टू गो, मतलब आपके क्लासेस हो गए तो आप जा सकते हैं, उनको टेस्ट के लिए बच्चे आते हैं एंड चले जाते हैं। एंड काफी बार ऐसा होता है कि वो जो एक शेड्यूल चल रहा होता है ना, हम मैकेनिकली बस क्लास जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो बिगड़ जाता है एंड बहुत बच्चे वहां पे अपना पेस लूज कर देते हैं। तो व्हाट वाज द रोल ऑफ योर कोचिंग इन दैट, एंड आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा ड्यूरिंग दैट टाइम? तो आई वुड सेट डेली टारगेट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर वाइज टेस्ट चल रहे थे, सो उसके लिए मतलब आई वुड नो कि जैसे आज ये चैप्टर खत्म हुआ तो सपोज 1 वीक के अंदर उसका टेस्ट आएगा, तो मुझे अभी ये पढ़ के रखना है, क्योंकि अगर मैं वो छोड़ दूंगा तो टेस्ट के एक दिन पहले फिर मुझ पे बर्डन आएगा कि मैंने कभी पढ़ा नहीं। तो जिस दिन चैप्टर कंप्लीट हुआ उसी दिन मैं एक बार पढ़ लेता था, एंड देन टेस्ट के भी पहले एक बार पढ़ लेता था। सो इट इज बेसिकली कि यू हैव टू मेंटेन पेस विथ योर टीचर्स, मतलब दे नो कौन सी स्पीड पे बच्चे चल सकते हैं, उनको उतना एक्सपीरियंस है, तो उस स्पीड से आप साथ में जो भी टीचर्स बोलते हैं करते जाओ। होमवर्क हो, असाइनमेंट हो, मॉड्यूल सॉल्व करनी हो, या इवन कोई टीपीपी देनी हो, या जो भी चैप्टर टेस्ट इनकमिंग हो, तो उस पेस से अगर चलते जाओगे, बहुत आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर बैकलॉग भी बिल्ड नहीं होने देना है। तो उस पेस से अगर चलते रहोगे, सो देन इट इज वे इजी टू क्रैक एन एग्जाम लाइक दिस। ओके, that's great. That's very nice to hear from you. Also, I've heard this saying a lot, and it also I think is very true कि preparation for any competitive exam is like a marathon. It is not a sprint. But I feel there is also a point जब आपको आपका gear switch करना पड़ता है. So when did you decide to switch your gear कि अब मैराथन में बहुत भाग लिया, अब एंड में मुझे सीधा रेस जीतनी है? तो एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। आई रिमेम्बर कि टेस्ट सीरीज में आई थिंक सेकंड या थर्ड टेस्ट था, जब एंड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी, तो उसमें मेरे 710 आए थे आउट ऑफ 720। एट दैट पॉइंट आई रियलाइज्ड कि आई हैव टू पुश, मतलब आई थिंक आई कैन गेट अ गुड स्कोर। एंड देन उसके बाद आई टॉक टू माय पेरेंट्स, आई टॉक टू माय टीचर्स, तो दे सेड कि अभी लास्ट का टाइम है, आपने बहुत अच्छे से साल भर प्रिपरेशन किया है, सारे कंसेप्ट बिल्ड किए हैं, नाउ इज द टाइम कि आप फुल फोर्स से मतलब एक्सेलरेटर दबाओ बेसिकली। सो एंड देन सो आफ्टर दैट मैंने फिर कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब पूरा दिन आई वुड ओनली स्टडी। सो इट इज इम्पोर्टेंट, हाँ लास्ट में वो स्प्रिंट ही हो जाती है, पर उसके लिए आपका पीछे का भी मैराथन बहुत अच्छा चाहिए। आई वुड से you have to have a very endured and sustained preparation to have to excel in the last few months. Right, very good. So also one more thing कि आपके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स है। Yes. So we have seen in a lot of cases, I'm not generalizing, but I have seen in a lot of people कि अगर डॉक्टर पेरेंट्स हो ना, तो there is some sort of an extreme कि या तो उनके बच्चों को बिल्कुल ही मेडिसिन में नहीं जाना होता है, but if they want to go, they are extremely passionate, they are extremely sincere. So what tipped you in that direction कि मुझे मेडिसिन में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है? तो मतलब बचपन से ही मेरे घर में एक इन्फ्लुएंस था कि दोनों पेरेंट्स डॉक्टर है, तो आई वुड सी व्हाट देयर लाइफस्टाइल इज, एंड दैट बेसिकली इट फैसिनेटेड मी कि आई एंजॉयड सीइंग देम वर्क इन दिस वे, कि मतलब थ्रू आउट दे वुड वर्क, हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो ऑल दैट स्टफ, गुड पॉइंट्स ऑफ बीइंग अ डॉक्टर। तो बचपन से मेरा एक इंक्लिनेशन था ही कि डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि इट्स अ नोबल प्रोफेशन। फिर जब मैंने 10th के बाद अपने सीनियर्स से बात की है जिन्होंने नीट दिया है, तो दे टोल्ड मी कि it is a very interesting journey, and if you feel that you can have the tenacity and matlab work throughout for 10 years basically, then only you should join it. And I took it as a challenge, and now I'm on this journey. So yeah. Right. So वही I think many people think कि इतना टाइम लगता है तो क्या मतलब है, लेकिन what I feel is personally कि ठीक है 10 years you have to work hard and maybe work harder than other professions, but the kind of job satisfaction you get at work, if you are actually very involved in it, is really nice. मतलब you are basically saving lives. To you. Yeah, congratulations to you as well as your parents. And to the entire nation, I would say, because in some years there is a very brilliant doctor in making. Thank you. So I would like to play a little game with you that's called Rapid Fire Agree or Disagree, and this is NEET, the myths about NEET. Okay. Yeah. So my first is biology is a ratta subject. Agree or disagree?
Disagree. Disagree. Okay. So if you're not very good at maths, you can't do physics. Agree or disagree? Disagree. Disagree. Okay. And it is very important to work throughout the 2 years and not just 2 months to have a good score in NEET. Completely agree. Completely agree. Okay. And if your basics are clear, half of your work for NEET is done. Agree. Agree. 10-12 टेस्ट मिस हुए तो चलता है, पहले थियोरी पढ़ना जरूरी है. अग्री और डिसएग्री? Agree. अग्री. हाँ, अगर एक पॉइंट के बाद आपका कंसेप्चुअल में बहुत एरर्स आ रहे हैं तो यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड मिस अ फ्यू टेस्ट कि आपको फिगर आउट करना है कि आप कहाँ इतना गलत कर रहे हो. मेरा उतना प्रॉब्लम नहीं आया, मुझे मतलब मालूम था कि मेरे कंसेप्ट क्लियर है, बट कुछ लोगों का रहता है कि उनको कंसेप्ट में ही दिक्कत है तो आप वो अप्लाई कैसे करोगे, तो वो आपको ब्रेक लेना जरूरी है. Yeah, so you had that window in your mind कि अगर मुझे लगता है मेरा कॉन्सेप्ट गलत जा रहा है तो I will take a few tests off and मैं वापस आके कर लूँगा. It is as important to attend a discussion as it is important to give a test. Agree or disagree? Agree. Okay. So I think we'll end the preparation and NEET part here because I think we have exhausted almost all the problems and questions that students might have. So I would ask you one more question. I asked you about the motivation to become a doctor. लेकिन बहुत बच्चों के लाइफ में ना ऐसा फेज होता है जब हम छोटे होते हैं, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा. सो डिड शुभान हैव दैट फेज कभी भी, या उसको पहले से ही था कि नहीं मैं डॉक्टर ही बनूंगा? बचपन में मुझे भी लगता था मैं साइंटिस्ट बनूंगा. हाँ, साइंटिस्ट. तो वो तो आप अभी भी बन सकते हैं. खैर, आई थिंक यू हैव दैट पोटेंशियल इन यू. थैंक यू. वन मोर थिंग, आपके हॉबीज क्या क्या है? I like to play football. And I like to watch football also. And apart from that, इन 2 साल में बहुत मैंने हॉबीज पे फोकस नहीं किया है. मैं बस अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता था. I have a dog, so I would play with him. And my younger brother also, we would play together mostly. हाँ. So वही मुझे नीट के प्रिपरेशन में ये भी पूछना था कि all study and no play makes Jack a dull boy. तो आप कूल ऑफ करने के लिए, ऐसा तो 24 घंटे कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता है, तो कूल ऑफ करने के लिए या टू टेक माइंड ऑफ थिंग्स आप क्या करते थे? हाँ, मतलब करेक्ट है. It is physically impossible to study the whole day. And तो I would study in parts. मतलब मैं बीच में ब्रेक्स लेता था छोटे छोटे. And I would do anything, मतलब listen to music या फिर as I said अपने डॉग के साथ खेल लिया थोड़ी देर, या मेरे भाई को PlayStation खेलना पसंद है तो I would just sit with him. So you know, you have to have a channel to kind of ease out your brain, and because इतना प्रेशर है तो वो माइंड को काम रखना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए मैं ऐसे ब्रेक्स लेता था या कभी फ्रेंड्स के साथ मूवी चले गया, so something like that. हाँ. So how are you spending your off time? मतलब अभी तो आप USA में है, घूमने गए हैं, but other than that बहुत टाइम बाद आपको ऐसा प्रॉपर रिलैक्स होने को टाइम मिला है, तो how are you spending your free time these days? Initially तो एग्जाम के बाद बहुत खाली लग रहा था कि मतलब ये फाइनली खत्म हो गया, पर मैंने बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया, फ्रेंड्स के साथ इधर-उधर घूमने गया, एंड अभी हम फैमिली के साथ बाहर ट्रिप पे हूँ, तो वापस आऊंगा तो फिर अगेन इट विल बी एंजॉयमेंट. या वी आर वेटिंग फॉर यू टू कम बैक क्योंकि हमें भी सेलिब्रेट करना है आपके साथ में. So last section I'd like to do another rapid fire for you, which is a bit more like chill out. This is a this or that edition, Shubhan edition. Okay. So tea or coffee? Tea. Early bird or sleepy owl? Sleepy owl. Sleepy owl. Okay. Cricket or football? Football. Messi or Ronaldo? Ronaldo. Ronaldo. Okay. Talent or hard work? Hard work. Hard work. Singing or dancing? Singing. Singing. So we have an album coming up soon. नहीं. Okay. Online classes या offline classes? Offline. Offline. Mountains or beaches? Mountains. Ames Delhi or Ames Delhi? Ames Delhi. Ames Delhi. Okay. Congratulations, Shubhan, once again, and we'll be looking forward to another interview in BioExcel Hall of Fame very soon. Dr. Shubhan Sen Gupta.
Congratulations once again, and can't wait to meet you. It was a great conversation. Thank you. It was a lovely. Thank you so much.